हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में। हम लोग क्लास 10th का साइंस के केमिस्ट्री टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोगों ने देखा 14 से 26 तक जितने क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, केमिस्ट्री के हैं। एक सेट है जिसमें 25 तक ही क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को डिस्कस कर लिया। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिए सेट 1 और सेट 2 को, ताकि आप आसानी से केमिस्ट्री में के सारे क्वेश्चन बना सके एग्जाम में। आज हम लोग इस वीडियो में सेट 3, 4 और 5 तीनों का एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और तीनों सेट का जो सॉल्यूशन है उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी तरह की परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन क्या गया कि दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये सेट 1 का भी क्वेश्चन है। सेट 1 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया कि किस में ऊर्जा मिलती है। तो बेसिकली देखिए, हम लोग जो ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6, तो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूट जाते हैं। ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं, और जिनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ये होता है श्वसन जो प्रक्रम है, जैव प्रक्रम, उसमें होती है। पाचन में भी नहीं होती है, उत्सर्जन में भी नहीं होती है, और संवहन में भी नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। तो विकृत गंधिता ऑक्सीजन के कारण होगा, तो ऑक्सीजन तो हम लोग डालेंगे नहीं। नाइट्रोजन गैस हम लोग डालते हैं। नाइट्रोजन गैस क्या होती है, कम सक्रिय होती है, इसलिए वो जो चिप्स रहता है वो हमारा जल्दी खराब नहीं होता है। इसलिए हम लोग कौन सा गैस भरते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। अगला क्वेश्चन, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो मैं आपको बता दूं, ये संयोजन अभिक्रिया है। सेट 1 में भी ये क्वेश्चन था, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। जंग लगना में क्या होता है, देखिए आयरन रहता है हमारे पास, और आयरन में जंग तभी लगता है जब जल हो हमारे पास और साथ साथ में ऑक्सीजन हो। तो आयरन जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के साथ ही ये बनाता है आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। तो आप इसमें देखिए, आयरन और जल और ऑक्सीजन तीनों मिल गए, जुड़ गए, कंबाइन हो गए, संयोजन कर लिया और बनाया आयरन ऑक्साइड। तो उसके कारण जंग लगता है। तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन तो टूटा नहीं, विस्थापन हुआ नहीं, द्विविस्थापन भी नहीं हुआ। दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। देखिए उपचयन फिर से बोल रहा है, उपचयन मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ऑक्सीजन, इसमें देखिए ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो इसका हुआ है अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला है, तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो किसका हुआ है, इस कार्बन का हुआ है उपचयन। कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मार देना है, हम लोग में कार्बन में ऐड हुआ है ऑक्सीजन, तो कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसलिए कार्बन का क्या हुआ है, उपचयन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। बोलता है दिया गया कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो यहाँ देखिए Ag1, यहाँ पे भी Ag1, इधर देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, यहाँ पे सोडियम, सोडियम भी 1, क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन। तो ये संतुलित है। ये था हमारा उत्पाद और ये था हमारा अभिकारक। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, परमाणु के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग। ये बराबर नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है। ये भी संतुलित नहीं है क्योंकि इसमें सोडियम 2 है, इसमें सोडियम 1 ही है। ठीक है, ऐसे तो पहला आंसर है, तो बाकी अगला आंसर रिजेक्ट ही हो जाएगा। वो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि अम्ल जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और साथ साथ में लवण का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन गैस निकलना, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है
तो देखिए Fe प्लस HCl क्या बनेगा, FeCl2, ठीक है, FeCl2 प्लस H2, ठीक है, क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2। FeCl3 भी रहता है कभी कभी, तो आप ध्यान दीजिए आयरन के क्लोराइड बनेंगे, क्या बनेंगे, आयरन के क्लोराइड। FeCl2 Cl3 आप किसी को भी ले सकते हैं, तो आयरन क्लोराइड बन रहे हैं और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लोरीन गैस निकलेगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि अम्ल और धातु जब भी अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, ठीक है। आप यहाँ पे FeCl2 FeCl3 दोनों को ले सकते हैं आसानी से, आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि आयरन क्लोराइड बन रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है, तो रंग जिसमें चेंज होता है। तो आप ध्यान दीजिए लौंग, वेनिला और प्याज तीनों क्या है, गंधीय सूचक हैं, गंध चेंज करके बताते हैं कि अम्ल है या क्षार है, तो रंगीय सूचक होंगे। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या करता है, यदि नीला लिटमस पेपर है और उसे हमने अम्ल में डाला तो वो क्या हो जाएगा, लाल, और यदि लाल लिटमस पेपर है और उसे हमने क्षार में डाला तो क्या हो जाएगा, नीला, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा किसी भूत या मूवी में या फिर कहीं बोलता है कि आपके घर भूत आ गया, तो वो लोग क्या करता है, नींबू को काट के दिखाता है, और नींबू काटता है तो रेड कलर का होता है। एक्चुअली में होता क्या है, जो चाकू रहता है उसको नीला लिटमस पेपर से रगड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आप ही सोचिए कि इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, नींबू, मतलब क्या है, अम्ल, तो ये कैसा हो जाएगा, लाल, इसलिए हम लोगों को लाल दिखाया जाता है, ठीक है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसका प्रयोग करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर CaSO4.12H2 पिछले सेट में भी तो आपने बताया था, और ये जो फॉर्मूला है इसे भी याद रख लीजिए, ये जो फॉर्मूला है वो है जिप्सम का, CaSO4.2H2O। CaOCl2 ये किसका है, इसे भी याद रख लीजिए, विरंजक चूर्ण का है, ठीक है, विरंजक चूर्ण जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, और ये CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 और 22 में क्या डिफरेंस है, बताइए। 21 का आंसर सी है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले मैं ये भी बता दूं, ये जो फॉर्मूला है वो बेकिंग सोडा का है, इसे भी ध्यान में रख लीजिए, आप काम आएगा एग्जाम में, मान लीजिए दूसरा का फॉर्मूला पूछ दिया तो बेकिंग सोडा, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और वाटर बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, तो जुड़ रहे हैं, संयोजन हो रहा है, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन कुछ नहीं हो रहा है। देखिए दोनों ऑप्शन सेम सेम दिया हुआ है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें अधिकतर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। नींबू ले लीजिए, संतरा ले लीजिए, ये सब जितने भी हैं सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा, तो देखिए अंडे का छिलका जो होता है, अंडे का पीसा हुआ जो कवच है वो होता है CaCO3। अब आप सोचिए CaCO3 के साथ अभिक्रिया कौन कर रहा है, एक विलयन अभिक्रिया कर रहा है, और कौन सा गैस दे रहा है आपको, कोई गैस दे रहा है। तो जनरली देखिए ये जो कवच है वो रिएक्ट करती है HCl के साथ, ठीक है, और HCl के साथ अभिक्रिया करने के बाद CaCl2 प्लस H2O और साथ साथ में CO2 गैस निकलती है। आपको याद होगा कि कार्बोनेट जब भी दिखे आप लोगों को तो मैंने कहा था H2O और CO2 दोनों निकलेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से यदि मैं बैलेंस करता हूँ तो H2CO3 जो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक अम्ल है, वो टूट जाते हैं H2O प्लस CO2 में, और CaCl2 हमें मिल जाता है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल जो हैं वो टूट जाते हैं H2O प्लस CO2 में। अब यहाँ पे देखिए आप गौर कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ये कैल्शियम और क्लोरीन मिलके कैल्शियम क्लोराइड बन जाएंगे आसानी से।
तो HCl के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उस विलयन का नाम क्या है? HCl। NaCl नहीं, LiCl नहीं, KCl नहीं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो देखिए ये तीनों लगभग में सेम प्रकृति का है, तो तीनों सेम प्रकृति का है तो तीनों को क्या कर सकते हैं हम? रिजेक्ट। एक ही है जो अम्ल है, इसका आंसर बी। ऐसे भी आप मार सकते हैं टिक। अब आगे क्या होता है कि ये जो गैस निकल रही है, ये गैस चूने के पानी से, ठीक है, चूने के पानी से अभिक्रिया करने पर दूधिया कलर का हो जाता है। चूने का पानी का फॉर्मूला मैं बता दूं, आप याद रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो देखिए नीला लिटमस को लाल किया, इसका मतलब क्या होगा? अम्ल होगा। तो उसका pH पूछा जा रहा है, तो अम्ल का pH होता है <7। pH यदि 7 हुआ तो वो कहलाता है उदासीन, और pH यदि <7 हुआ तो कहलाता है क्षार। ठीक है, pH 7 हुआ तो अम्ल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षारक। pH <7 होने पे तो pH 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अम्ल है मेरा, हमें पता चल गया है, तो C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले सेट की ओर आगे बढ़ते हैं। सेट 4, सेट 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो यहाँ पे देखिए आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 1 है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे देखिए आयरन 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन हाइड्रोजन देखिए, ऑक्सीजन देखिए यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 ही है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आप गौर कीजिए 3 आयरन, यहाँ पे भी 3 आयरन, यहाँ पे 4H2, हाइड्रोजन 8, 4H2, ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो C नंबर ऑप्शन होगा इसका। क्या होगा? C। D भी होगा नहीं, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 8 है, तो इसका आंसर क्या हो गया? C। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो उपचयन मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ऑक्सीजन की वृद्धि किस में हो रही है? Cu में जा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो हो रहा है अपचयन। लेकिन आप यहाँ पे गौर कीजिए, H2 जा रहा है H2O में, H2 जा रहा है H2O में, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका हो रहा है उपचयन। तो हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन, तो हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन और CuO का हो रहा है अपचयन। तो ये हम लोगों का C नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, सिंपल सी बात, तब से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभिकारक से उत्पाद में बनना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, रासायनिक जो अभिक्रिया दी हुई है उसे संतुलित करते हैं। तो क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद के दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है कि पहले जितना था बाद में ही उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। CH4+2O2 मीथेन है और ऑक्सीजन है, अभिक्रिया कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल रहा है हमें, और ऊर्जा भी साथ साथ में मिल रही है, तो ऊर्जा भी मिल रही है साथ साथ में। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि ऊष्मा जिसमें निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। कैसा अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ऊष्मा शोषी होगी नहीं, विस्थापन होगी नहीं, और वियोजन होगी नहीं, क्योंकि टूट नहीं रहे हैं, मीथेन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं, तो संयोजन हो सकता था। अब देखिए इसमें क्या बोला है, A+ अम्ल क्या दे रहे हैं? लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो देखिए फिर से वही चीज़ आया, अभी कार्बोनेट का केस हमने बताया था आपको कि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट रहे या फिर बाइकार्बोनेट रहे। कार्बोनेट यदि दिखेगा आपको, कार्बोनेट, आप CO3 ले लीजिए, Na2CO3 ले लीजिए, या फिर NaHCO3 ले लीजिए। दोनों के केस में यदि कार्बोनेट हुआ, ऊपर वाला हुआ सोडियम कार्बोनेट, नीचे वाला हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यदि वो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो लवण के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल देंगे, तो A जो है वो हमारा क्या हुआ? कार्बोनेट हुआ। अम्ल होगा नहीं, क्षार होगा नहीं, क्षारक भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? तो देखिए अम्ल
को हटाना है हमें। तो अम्ल ये है और ये है, तो इसमें नीला पत्र लाल नहीं होगा, नीला ही रहेगा, क्योंकि ये है क्षार, या फिर इसे क्षारक बोल सकते हैं। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? देखिए पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, सी नंबर इसका आंसर। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसे हम लोग दूर करने के लिए यूज करते हैं धोने का सोडा। और धोने का सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। उसके साथ वाटर के क्रिस्टल्स, जल के क्रिस्टलीकरण भी मौजूद रहते हैं। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे Na2 छूट गया होगा, तो Na2CO3.10H2O, या फिर मान लीजिए .10H2O नहीं भी दिया हुआ तो हम लोग Na2CO3 को टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? तो अम्लीय गुण तभी प्रदर्शित करता है कोई जब उसमें H+ के आयन उपस्थित रहते हैं। तो H+ के आयन उपस्थित रहने के कारण, H- आयन उपस्थित, हाइड्रोक्लोराइड उपस्थित रहने को उदासीन हो जाता है उसके कारण नहीं, H+ आयन यदि हैं तो वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेंगे। ABCD दिया गया, pH मान दिया गया, पूछ रहा है कौन सा क्षारक है। तो क्षारक के लिए pH क्या होता है? >7, मतलब 7 से बड़ा। तो 7 से बड़ा 14 का है, 14 किसका है? D का, तो D नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? देखिए पिछला क्वेश्चन सेट का फिर से क्वेश्चन दिया गया, सिल्वर क्लोराइड है, मैंने फिर से बताया था AgCl है, वो टूट जाएगा Ag+Cl2 में, और इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 और 2 लगा देंगे, तो ये क्या हुआ? वियोजन अभिक्रिया। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। और बढ़ते हम लोग सबसे लास्ट सेट की ओर, सेट 5, और यदि इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 5 तक सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे केमिस्ट्री के, और हम लोग आसानी से 12 मार्क्स ला सकते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो देखिए वीडियो में बने रहिए और सेट 5 भी देखिए। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो देखिए दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं का एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए Na2SO4 है आपके पास, सोडियम सल्फेट BaCl2 के साथ अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस NaCl बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस कर दिया हमने। अब यहाँ पे आप देखिए इस पे कैसा चार्ज होता है? +1, इस पे कैसा होता है? -2, +1 2 और -1, ये दोनों क्या करते हैं? आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं दोनों का। तो देखिए अब बन गया मेरा बेरियम सल्फेट, और ये सोडियम यहाँ चल गए तो बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ये होता है द्विविस्थापन में, विस्थापन में नहीं, वियोजन में भी नहीं और संयोजन में भी नहीं, इसमें होता है द्विविस्थापन में। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? पिछले सेट में ही बताया था हमने, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम लोग क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। अभिकारक और उत्पाद में द्रव्यमान जो होते हैं वो दोनों के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचयन में क्या होती है? तो देखिए उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि तो दिया है, हाइड्रोजन की वृद्धि होगा नहीं, हाइड्रोजन की कमी होती है, दोनों की वृद्धि तो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, तो X का मान क्या है? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, आप समझिए, यहाँ पे X के विलयन का उपयोग हम लोग करते हैं, तो CaO जो होता है हम लोग का बिना बुझा हुआ चूना, उसे जब हम लोग पानी में डालते हैं तो हमें मिलता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह है बुझा हुआ चूना, क्या है? बुझा हुआ चूना। और ये जो है वो है हमारा बिना बुझा चूना, क्या है? बिना बुझा चूना। तो ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जिसका हम लोग सफ़ेदी करने में यूज करते हैं वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं और कैल्शियम नाइट्रेट भी नहीं, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय
और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, ये भी लिख लीजिए, अधातु के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय। यदि आपसे अगले सेट में या फिर एग्जाम में पूछता है तो आप बेफिक्र होकर अधातु के ऑक्साइड बदल दीजिए, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। लेकिन धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, उसकी प्रकृति होती है क्षारीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। तो आप ये देखिएगा कि ये दर्शा रहा है कि अम्ल के साथ हम लोग को सावधानी बरतना चाहिए, और भी कैसे अम्ल, सांद्र अम्ल। क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, उसमें चेतावनी दिया हुआ रहता है। ठीक है, ये हमारे त्वचा को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसमें ये सावधानी दी हुई रहती है। ठीक है, ये सब दिया नहीं रहता है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि कभी भी हम लोग को तनु बनाना रहता है अम्ल, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर जो है जल में हम लोग अम्ल मिलाते हैं या फिर क्षारक मिलाते हैं। ठीक है, और वो भी बूंद बूंद करके मिलाते हैं और उसको मिलाते हुए रहते हैं हम लोग ताकि अच्छे से मिले। यदि इसको अच्छे से नहीं मिलाएंगे या फिर आप लोग अम्ल में हम लोग जल मिला देंगे डायरेक्ट, यदि अम्ल दिया हुआ और उसमें जल मिला देंगे, ये कभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसमें, और कभी कभी क्या हो सकता है, ये जो बर्तन है वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अम्ल और क्षार इस तरह से मिलाते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक के बारे में बोला जा रहा है, तो क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए NaOH है, इसे आप लोग जैसे पानी में डालिएगा तो क्या होगा, Na+ एक्वस और OH- एक्वस देखने को मिलेगा आपको, तो OH- उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है। तो अभी फिर से मैं बता देता हूँ, अम्ल प्लस धातु जब भी अभिक्रिया करती है तो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है, तो हाइड्रोजन गैस इसका सही आंसर होगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो क्लोर क्षार के प्रक्रम से निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, NaOH, विरंजक चूर्ण का भी आप फार्मूला जान लीजिए, CaOCl2, सोडियम कार्बोनेट का भी फार्मूला जान लीजिए, Na2CO3, और जब इसके साथ पानी रहेगा Na2CO3.10H2O, तो ये हो जाएगा धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। देखिए क्लोर क्षार प्रक्रम में क्या होता है, इसे क्लोर क्षार क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और इसके साथ साथ क्लोरीन का भी निर्माण होता है। होता क्या है, NaCl जो रहता है उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं और विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत जब प्रवाहित करते हैं तो NaOH का निर्माण होने के साथ साथ आपको दो गैस देखने को मिलते हैं, एक मिलता है H2 और एक मिलता है Cl2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। एक पदार्थ जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा, स्पर्श साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संचारक है, वह पदार्थ क्या होगा। देखिए वह पदार्थ क्या होगा, तो इसके बारे में बता देता हूँ, क्षार। वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्षार होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है क्षार, बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो देखिए अम्लीय वर्षा तब होता है ऐसे बारिश जिसका pH 5.6 से कम होता है। तो 5.6 से कम होने पर हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे क्या हो रही है, अम्लीय वर्षा। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि ताजमहल या फिर पुराना जितने भी मोनूमेंट्स हैं, पुराने जितने भी हमारे स्थापत्य कला के मूर्ति या फिर जितने भी डायग्राम बनाए गए हैं, ठीक है, सब क्या हो रहे हैं, मेनली ताजमहल की यदि मैं बात करूं तो उसमें अम्ल वर्षा होने के कारण वो पीला रंग का हो रहा है, मतलब उनका संक्षारण हो रहा है।
तो पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कब कहेंगे? जब पीएच होगा 5.6 से कम। तो 5.6 से कम, अब देखिए 5.6 से कम कौन है? ये ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इसका आंसर होगा बी 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सा है? तो वह जो गैस है उसका नाम है हाइड्रोजन। ये देखिए आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं उसे दिखाता हूँ। जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है और निकलता है हाइड्रोजन गैस। या फिर आप ये देखिए, ये है धातु और ये है अम्ल, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनेंगे लवण और हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकल रहे थे, तो हाइड्रोजन के जब बुलबुले निकल रहे थे तो इसके सामने मोमबत्ती लाया गया, तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि इसमें कौन से गैस निकल रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि फट फट के साथ कौन सी गैस निकलती है, उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है, गैस का उत्सर्जन भी होता है। इसका मतलब सभी चीज होते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। तो ये था हमारा तीनों सेट का डिस्कशन, सेट 3, सेट 4, सेट 5, और सेट 1 और सेट 2 तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो केमिस्ट्री का सारे क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर लिए, बहुत ही आराम से, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब हम लोग अगला जो सब्जेक्ट है हम लोगों का, आप लोगों को मैं बता दूं, मैथ का भी सेट पेपर डिस्कस हो चुका है। टोटल मैंने उसे क्या किया था, चैप्टर वाइज बांट दिया था। ठीक है। आप लोग के पास 8 चैप्टर आ रहे हैं इस बार मैथ्स में, टोटल उसे 40 क्वेश्चन। तो हम लोग 5 चैप्टर से डिस्कस कर चुके हैं और सिर्फ 3 ही चैप्टर बचा हुआ है। तो आप उसे भी जाके देखिए ताकि आपका मैथ भी अच्छा हो सके। और जल्द ही आपको एसएसटी का भी वीडियो देखने को मिलेगा, पूरा सेट का। तो उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे आने वाले जस्ट वीडियो में, 1-2 दिन के अंदर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।